स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 27, जिसमें हम देखेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ रोटेशंस इन एवीएल ट्री। हमने एवीएल ट्री के पिछले 2 वीडियोस में ये सीखा था कि एवीएल ट्री क्या होता है और रोटेशंस का मतलब क्या होता है। यदि आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको रूल्स समझ में आ जाए, क्योंकि आज हम एक सैम्पल प्रॉब्लम कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करेंगे जो पिछले वीडियो में हमने कवर अप की हुई थी। जैसे ये 27 है चैप्टर नंबर, आपको चैप्टर नंबर 25 और 26 इसके पहले देखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं और इससे मुझे एवीएल ट्री जनरेट करना है, यानी मैं एक एक करके वैल्यूज़ लेफ्ट टू राइट लेता जाऊँगा और ट्री बनाता जाऊँगा। ट्री बाइनरी सर्च ट्री होगा जिसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे तो लेफ्ट में छोटी वैल्यू और राइट में बड़ी वैल्यू आती है, जो कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी है। पर हर बार हम बैलेंस फैक्टर भी चेक करेंगे हर एक नोड का, जिससे हमें पता चले कि वो ट्री एवीएल ट्री है या नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंसर्ट करते हैं 5। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग 5 को इंसर्ट कर देते हैं। तो हमारा एक नोड तैयार हो गया और क्योंकि अभी अकेला यही नोड है, इसका बैलेंस फैक्टर है 0। मैं याद दिला दूं, बैलेंस फैक्टर होता है लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट। तो बैलेंस फैक्टर -1, 0 या 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि वो एवीएल ट्री रहे। तो अभी पहली वैल्यू इंसर्ट हो गई, दैट इज़ 5। ओके, अब इसको हम भूल जाते हैं। अब बात करते हैं 7 की। 7 कहाँ इंसर्ट होगा, इसके लेफ्ट में या राइट में? तो इसके राइट में इंसर्ट होगा, क्योंकि 7 5 से बड़ा है। अब फिर से बैलेंस फैक्टर हमें कैलकुलेट करना होगा। 7 का बैलेंस फैक्टर होगा 0, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में कोई सब ट्री नहीं है। 5 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, तो इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 0, जबकि राइट सब ट्री की हाइट है 1। तो 0 - 1 इज -1। तो इसका बैलेंस फैक्टर चेंज हो गया और वो हो गया -1। तो इस तरीके से हमने 7 भी इंसर्ट कर दिया। और क्योंकि ट्री के सभी नोड्स में बैलेंस फैक्टर विद इन द रेंज है, दैट मीन्स -1 से 1, तो ये एवीएल ट्री है। अब मैं बात करता हूँ 19 की। 19 अगर इंसर्ट करूँगा तो 5 के राइट में होगा इंसर्ट, 7 के भी राइट में होगा। इसलिए 19 को जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो देखिए 19 के इंसर्ट होने से जो बैलेंस फैक्टर में चेंजेस आएंगे, 19 वाले का तो बैलेंस फैक्टर 0 होगा, क्योंकि इसका लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री है ही नहीं। तो 0 0 हाइट है दोनों की, 0 - 0 इज 0। 7 का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा -1, क्योंकि इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 0, जबकि राइट सब ट्री की हाइट है 1। जब हम बात करते हैं सब ट्री की हाइट, तो इसका मतलब 7 के राइट में जो ट्री है उसकी हाइट, यानी उसमें कितने जनरेशन्स हैं, कितने लेवल्स हैं। तो 0 - 1 जब हम करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है -1। ओके, 5 के जब बैलेंस फैक्टर की बात करते हैं तो उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 0, जबकि राइट सब ट्री की हाइट है 2। इसीलिए 0 - 2 इज -2। तो इसका बैलेंस फैक्टर चेंज हो गया। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि बैलेंस फैक्टर 2 हो चुका है, जो कि डिस्टर्ब हो गया, और इसीलिए यहाँ पे रोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो नोड इंसर्ट हुआ है उसका वो नियरेस्ट एंसेस्टर जिसका बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ रेंज है, वो कौन है? तो 19 का एंसेस्टर है 7 और 5। तो नियरेस्ट एंसेस्टर तो 7 है, पर इसका बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब नहीं हुआ है, वो तो -1 है, विद इन द रेंज। फिर अगला एंसेस्टर देखें 5। तो 5 का बैलेंस फैक्टर क्योंकि डिस्टर्ब हुआ है -2 हो गया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नोड ए नोड के राइट सब ट्री में इंसर्शन होने से चेंजेस हुए हैं, इसलिए रोटेशन लगेगा आर रोटेशन के तहत हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं ए का वो चाइल्ड नोड जिस तरफ इंसर्शन हुआ है और उसको हम बोलने लगते हैं बी को ए का पेरेंट बना दो। ये है प्रॉपर्टी। तो आर रोटेशन से हम लोग जब काम करेंगे तो 7 को बना देंगे पेरेंट, जो कि बी है, और इसका चाइल्ड हो जाएगा 5, जो कि ए है। तो रूल यही था आर रोटेशन में, ए को बी का चाइल्ड बना दो और 19 राइट में। अब देखिए इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0। बैलेंस फैक्टर निकालना आप सभी को आता है, क्योंकि यहाँ पर
लेफ्ट सब ट्री की हाइट और माइनस राइट सब ट्री की हाइट कर रहे हैं, जिससे बैलेंस फैक्टर निकला है। 19 के बाद 12 को इंसर्ट करते हैं। 12 को जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा तो कहाँ इंसर्ट करूँगा? 19 के लेफ्ट में। क्यों? 7 से बड़ा है 12, इसलिए राइट में है। 19 से छोटा है, इसलिए लेफ्ट में है। बैलेंस फैक्टर 12 का हो जाएगा 0, 19 का हो जाएगा +1 क्योंकि 1 - 0। 5 का बैलेंस फैक्टर तो चेंज होगा ही नहीं। याद रखिएगा, जो नोड इंसर्ट होता है उसके और उसके सभी एंसेस्टर का ही बैलेंस फैक्टर चेंज होता है, बाकी किसी नोड का नहीं। 7 का बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा? तो इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा -1 क्योंकि इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 1 और राइट सब ट्री की हाइट है 2। ओके, अभी तो ये एवीएल ट्री है, इसलिए अगली वैल्यू की बात करते हैं। 10 को अब मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ। 7 के राइट में जोड़िएगा और 19 के लेफ्ट में और 12 के भी लेफ्ट में। 12 के लेफ्ट में जुड़ जाएगा 10। अच्छा, 10 जुड़ गया है, लेकिन बैलेंस फैक्टर 10 का 0 है, 12 का +1 है क्योंकि इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है और राइट सब ट्री की हाइट 0 है। 19 का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा +2। वाई +2? क्योंकि 19 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 2 और राइट सब ट्री की हाइट है 0। 7 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 1 और राइट सब ट्री की हाइट 3 है, तो 1 - 3 इज -2, तो -2। तो बैलेंस फैक्टर 7 और 19 के डिस्टर्ब हो गए। अब ये समझने की कोशिश करें कि हु इज़ ए, हु इज़ बी। तो सबसे पहले इंसर्शन जहाँ हुआ है 10, उसका वो नियरेस्ट एंसेस्टर जिसका बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ रेंज हुआ है, दैट इज़ 19, तो इसको ए बोलिए। क्योंकि ए का नियरेस्ट एंसेस्टर तो 12 है, लेकिन उसका बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ रेंज नहीं है। फिर अगला एंसेस्टर है 19, तो एंसेस्टर मतलब पूर्वज, तो जो इसके पेरेंट नोड है, पेरेंट का पेरेंट है, उसका पेरेंट है, वो सब एंसेस्टर्स हैं। तो 19 जो है उसका बैलेंस फैक्टर क्योंकि आउट ऑफ रेंज हुआ है तो उसको ए बोलेंगे। 7 से मुझे मतलब नहीं, नियरेस्ट एंसेस्टर 19 है। ए का वो चाइल्ड जिस तरफ इंसर्शन होना है दैट इज बी। ठीक है, ये रोटेशन कौन सा लगने वाला है? ए के लेफ्ट में इंसर्शन हुआ है, इसलिए एल रोटेशन लगेगा। देखिए, मैं एल रोटेशन लगाने वाला हूँ। एल रोटेशन से क्या होता है? तो एल रोटेशन से ये होता है कि ए को बी का चाइल्ड बना दे, वही जो आर रोटेशन में हम करते थे, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर दोहराएंगे। तो इस ट्री को अब कहाँ बना दूँ? यहीं बना देता हूँ। सबसे पहले 7 था, ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी जगह मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, 7 है, 7 लेफ्ट में है 5 और ये लिखा मैंने 5। 7 के राइट में देखिए, यहाँ चेंजेस करने, मुझे ए को बी का चाइल्ड बनाना है, मतलब यहाँ पे कर देना है मुझे 12, लेफ्ट में 10 एज इट इज, राइट में 19। बैलेंस फैक्टर देखें, 19 का तो 0 है, 10 का भी 0 है, 5 का भी 0 है। लीफ नोड्स के हमेशा बैलेंस फैक्टर 0 होते हैं। 12 का भी 0 है क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री की हाइट बराबर है। 7 का बैलेंस फैक्टर है -1 क्योंकि इसका लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है और राइट सब ट्री की हाइट 2 है। मैंने यही ट्री बचाया है, बाकी सारे पुराने जो स्टेप्स थे वो मैंने रिमूव कर दिए। अब क्या करना है हमको? अगली वैल्यू इंसर्ट करते हैं, दैट इज़ 15। तो 15 कहाँ इंसर्ट होगी? 7 के राइट में, 12 के भी राइट में, लेकिन 19 के लेफ्ट में। तो 19 के लेफ्ट में जुड़ गया 15। 15 जुड़ गया, यहाँ से हटा देता हूँ। बैलेंस फैक्टर 15 का 0, केवल 15 के एंसेस्टर्स का बैलेंस फैक्टर चेंज करिएगा। 19 का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 1, 12 का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा -1, 7 का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि 7 के लेफ्ट में हाइट है 1 और राइट में हाइट है 3, तो बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ है। जहाँ इंसर्शन हुआ है वो है 15 का वो नियरेस्ट एंसेस्टर जिसका बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ रेंज हुआ है, दैट इज 7, तो उसको ए बोलिए। अब ए के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुआ है, इसलिए आर रोटेशन लगेगा। तो यहाँ मैं आर रोटेशन अप्लाई कर रहा हूँ, एंड ये जो
ए का चाइल्ड है 12, इसको हम बोलेंगे बी, क्योंकि आर आर रोटेशन में क्या होता है कि ए को बी का चाइल्ड बना देते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले ए को बी का चाइल्ड बनाएंगे तो 12 ऊपर आ जाएगा और 7 को 12 का लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे। तब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर 10 का क्या होगा, क्योंकि 7 को तो आप 12 के लेफ्ट में ला रहे हो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। 10 7 के राइट में इंसर्ट होगा। अब 10 के नीचे पूरा पूरा सब ट्री भी होता ना तो भी 7 के राइट में इंसर्ट हो जाता, क्योंकि 7 अपनी जगह जब छोड़ रहा है तो उसका राइट तो खाली होने ही वाला है, तो राइट में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 7 के लेफ्ट में तो 5 था, वो एज इट इज़ 5 ही रहेगा। 12 के राइट में था 19, वो भी एज इट इज़ रहेगा। 19 के लेफ्ट में था 15, वो भी एज इट इज़ रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 का बैलेंस फैक्टर 0 है, 10 का बैलेंस फैक्टर 0 है, 7 का भी बैलेंस फैक्टर 0 है, 15 का भी बैलेंस फैक्टर 0 है, 19 का बैलेंस फैक्टर ज़रूर 1 है और 12 का भी बैलेंस फैक्टर 0 है। अगली वैल्यू जो इंसर्ट होगी दैट इज़ 18, कहाँ जाएगी? 12 के राइट में, पर 19 के लेफ्ट में, पर 15 के राइट में। 15 के राइट में जब जोड़ा 18 तो देखिए 18 तो यहाँ से हट गया। अब मैं इसका बैलेंस फैक्टर लिख रहा हूँ। 18 का बैलेंस फैक्टर है 0, 15 का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा -1, 19 का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा +2 और 12 का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा -1। ठीक है, तो बैलेंस फैक्टर 19 का डिस्टर्ब हुआ 18 के जोड़ने से, तो 19 वाले नोड को अपन ए बोल देंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि ए के लेफ्ट के राइट में इंसर्शन हो रहा है, तो रोटेशन कैसा होने वाला है? एल आर रोटेशन में क्या होता है, एक ए बी के अलावा सी भी होता है। तो ए का वो चाइल्ड जिस तरफ इंसर्शन हुआ है दैट इज 15, उसको बी बोलिए, और बी का वो चाइल्ड जिस तरफ इंसर्शन हुआ है उसको सी बोलिए। रूल ये है एल आर में कि आप सी को पेरेंट बना दो और ए बी को चाइल्ड बना दो, ए और बी सी के चाइल्ड हो जाएंगे। तो सी क्या है? 18, ठीक है। 18 का लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा 15 और राइट चाइल्ड हो जाएगा 19। तो इनका बैलेंस फैक्टर सही हो गया 0 0 0, ठीक है। बाकी का जो हमारा ट्री है वो एज इट इज रहेगा। तो देखिए 12 जैसा था वैसा ही रहेगा, 7 जैसा था वैसा ही रहेगा, 7 के लेफ्ट में और राइट में वैल्यूज़ थी 5 और 10, वो भी एज इट इज़ रहेंगी। अब देखें बैलेंस फैक्टर, सभी के बैलेंस फैक्टर 0 हैं। कितना बढ़िया बैलेंस ट्री है। ओके, अब फिर मुझे जगह बनानी पड़ेगी, मैं जगह बनाता हूँ। ओके, अब हमारी अगली वैल्यू जो जुड़ेगी वो है 20। तो 20 कहाँ जुड़ेगी? 12 के राइट में, 18 के भी राइट में और 19 के भी राइट में। तो 19 के राइट में जुड़ गया 20। 20 का बैलेंस फैक्टर क्या है? 0। 19 का बैलेंस फैक्टर क्या है? -1। 18 का बैलेंस फैक्टर क्या है? -1। 19 का बैलेंस फैक्टर क्या है? -1। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली वैल्यू जोड़ते हैं, 20 जुड़ गई। 25, 25 कहाँ जुड़ेगा? 12 के राइट में, 18 के राइट में, 19 के राइट में, 20 के भी राइट में। तो ये जुड़ गया 25। 25 के जुड़ने से क्या होगा? इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर हो गया -1, इसका बैलेंस फैक्टर हो गया -2, इसका बैलेंस फैक्टर हो गया -2, इसका बैलेंस फैक्टर भी हो गया -2। यस, अब हमको चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 25 इंसर्ट हुआ है, तो 25 का वो नियरेस्ट एंसेस्टर जिसका बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ है दैट इज़ 19, उसको ए बोल रहा हूँ। ए का वो चाइल्ड जिस तरफ इंसर्शन हुआ है उसको बी बोल। तो ए के राइट में इंसर्शन हुआ है तो हम कहेंगे
ए का राइट, और फिर बी के भी राइट में इंसर्शन हुआ है, मतलब ए के राइट में इंसर्शन हुआ है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा दैट इज आर आर, ठीक है, आर आर रोटेशन। तो मैं ट्री बना लेता हूँ। तो देखिए ये 12 का लेफ्ट, ये तो एज इट इज़ रहेगा। हमें राइट 12 के राइट के बारे में सोचना है, तो जो 12 का राइट है उसमें भी 18 तो एज इट इज़ रहने वाला है, तो 18 को मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, ठीक है। 18 के लेफ्ट में 15 भी एज इट इज़ रहने वाला है, इसको भी मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। ए बी को देखिए आप, ए को बी का चाइल्ड बनाना है, मतलब 18 के राइट में बी आ जाएगा, मतलब 20, और जो ए है वो 20 के लेफ्ट में चल जाएगा, मतलब 19, और 20 के राइट में हो जाएगा 25। यस, अब आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस फैक्टर है 19 का वो है 0। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 19 का बैलेंस फैक्टर है 0, 25 का भी 0, 20 का भी 0, 15 का भी 0, 10 का भी 0, और 5 का भी 0, 7 का भी 0, 18 का हो जाएगा -1, और 12 का भी हो जाएगा -1। तो ये 15 भी हमारी इंसर्ट हो चुका है, 25 भी इंसर्ट हो चुका है। अब अगली वैल्यू है 23। 23 को अगर इंसर्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे? 12 के राइट में, 18 के राइट में, 20 के राइट में, 25 के लेफ्ट में। 25 के लेफ्ट में क्या जुड़ गया? 23। अब जरा बैलेंस फैक्टर हम इसमें चेक कर लेते हैं। मैं इसको भी अलग से डायग्राम बना लेता हूँ। 23 इंसर्ट हो चुका है। तो अब जरा बैलेंस फैक्टर सभी के देखते हैं। 23 के इंसर्ट होने से बैलेंस फैक्टर में क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले 23 का बैलेंस फैक्टर देखिए, इसका तो 0 रहेगा। फिर बैलेंस फैक्टर 25 का देखिए, मैं यहाँ कलर कुछ और ले लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ। तो 25 का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 1, जबकि 20 का जो बैलेंस फैक्टर है वो, क्योंकि 20 के राइट सब ट्री में 2 हाइट है और इधर 1 है, तो ये -1 हो जाएगा। एंड बैलेंस फैक्टर ऑफ 18, राइट, तो 18 का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा -2। क्यों -2? क्योंकि 18 के लेफ्ट में देखिए एक ही नोड है, तो उसकी हाइट 1 है, राइट सब ट्री में हाइट 3 है, तो 1 - 3 इज -2। 12 में भी बैलेंस फैक्टर -2 हो जाएगा, क्योंकि उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट 2 है और राइट सब ट्री की हाइट 4 है। अब 23 का वो नियरेस्ट एंसेस्टर जिसके बैलेंस फैक्टर में डिस्टर्बेंस हुआ है, तो वो है 18, और 18 को ए बोलेंगे। ए के राइट में इंसर्शन हुआ है और राइट के भी राइट सब ट्री में इंसर्शन हुआ है, तो ये आर रोटेशन यहाँ पर लगने वाला है। और आर रोटेशन में बी हम बोलते हैं ए के उस चाइल्ड को जिस तरफ इंसर्शन हुआ है, यानी 20 को। रूल क्या है? रूल ये है कि ए को बी का चाइल्ड बना दो। इसका मतलब 20 तो बन जाएगा पेरेंट, ठीक है, उसका राइट तो एज इट इज़ है, जैसे कि 25 और 25 का लेफ्ट 23, यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं है। 20 का जो लेफ्ट है वो 18 हो जाएगा, 18, और जो 20 का लेफ्ट पहले था वो 18 का राइट हो जाएगा, ठीक। 18 के लेफ्ट में 15 पहले से था, तो वो 15, बाकी एज इट इज़। ऊपर 12 है, 12 के लेफ्ट में 7 है, 7 के लेफ्ट और राइट में वैल्यूज़ हैं 5 एंड 10। तो बैलेंस फैक्टर अगर सबके चेक किए जाए तो सबसे लीफ नोड्स के तो बैलेंस फैक्टर 0 ही रहते हैं। 25 का बैलेंस फैक्टर 1 है, जबकि 18 का भी 0 है। 10 और 5 के बैलेंस फैक्टर भी 0 है। 7 का भी बैलेंस फैक्टर 0 है। 20 का बैलेंस फैक्टर भी 0 है, जबकि 12 का बैलेंस फैक्टर -1 है, और ये अभी एवीएल ट्री है, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज़ हम इंसर्ट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम रोटेशंस अप्लाई करते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप इस वीडियो को
अगर बहुत यूज़फुल मानते हैं, क्योंकि ये हिंदी में है और इसमें बहुत ही फंडामेंटल चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया है जिसकी ज़रूरत काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को होती है, तो आप इसे अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री वीडियो पहुंच सके। यदि आप चाहते हैं कि मेरे दूसरे चैनल्स और उन चैनल्स पे रखे वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल सकें, आपको ढूंढने में दिक्कत ना जाए, तो बहुत ही अरेंज फॉर्मेट में ये सारे वीडियोस के लिंक्स मैंने मेरी साइट पे रखे हुए हैं जिसका नाम है www.mysirji.com। आप इस साइट पे विजिट करिए, आपको इसमें प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए, और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी जानकारी इस वेबसाइट पे ज़रूर मिलती जाती है। तो आप एक बार इसको ज़रूर विजिट करिएगा। थैंक यू।